क्वेश्चन लिखे बेटा सब बच्चे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आईएमपी लगा लें सब बच्चे, आईएमपी लगा लें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आईएमपी लगाएं सब बच्चे। आज का ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सिंपल केवल उन्हीं बच्चों को लगेगा जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर में इस क्वेश्चन को पढ़ा है। सब बच्चे सोच रहे होंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं अक्षीय स्थिति, और वहां पर हमने अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी अक्षीय स्थिति में, और यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति में क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं स्टार्टिंग में कि अक्षीय स्थिति आपके पूरे सिलेबस में 4 बार आएगी, और आपने एक बार समझ लिया तो बची हुई 3 बार तो आप वैसे ही कर लोगे। फर्स्ट चैप्टर में जिन बच्चों ने अच्छी स्थिति को अच्छे से पढ़ा है, जिन बच्चों ने हमें लिख करके सेंड भी किया होमवर्क के तौर पर, उन बच्चों को आज की अच्छी स्थिति इतनी आसान लगने वाली है, बहुत ज्यादा। लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा है, हाँ, उनको थोड़ी सी खराब लगेगी, लेकिन उनको भी अच्छी लगेगी, इतनी बेकार नहीं लगेगी। और उनको जब वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो उनको भी अच्छी लगने लगेगी। कुछ दिन बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी का छूटा है तो। सबसे पहले हम अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर उसका डायग्राम बनाना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो पहले हम ये देखें कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते कैसे हैं, तब हम उसका कारण देखेंगे। और सब बच्चे फुल फोकस करके देखना सामने, खास करके जिन्हें फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो तो बिल्कुल एक एक शब्द देखना अच्छे से, आईएमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव को बनाना आना चाहिए। आप लोग सीख चुके हैं वैसे वैद्युत द्विध्रुव को बनाना, नहीं सीखे हैं तो हम बता देते हैं। वैद्युत का मतलब होता है हमारे चैप्टर में, इसमें वैद्युत का मतलब होता है आवेश। हमने आवेश लिख लिया। वैद्युत यानी कि आवेश। द्वि का मतलब होता है 2, यानी कि कितने आवेश, 2 आवेश होना चाहिए। तो हमने 2 आवेश बना दिए, एक यहाँ पर बना दिया और दूसरा यहाँ बना दिया, 2 आवेश हो गए। वैद्युत द्वि ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है अलग अलग, एक धन ध्रुव तो दूसरा ऋण ध्रुव। तो एक हमने धन ध्रुव वाला आवेश बना दिया और दूसरा हमने ऋण ध्रुव वाला आवेश बन गया। ये हमारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव। क्या बन गया ये, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत मतलब आवेश, द्वि मतलब 2 आवेश, और ध्रुव मतलब अलग अलग, एक प्लस का एक माइनस का। ये बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को बना लिया है, हम इसमें क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को लिखेंगे, ये कितना लंबा वैद्युत द्विध्रुव बनाया गया है। लंबाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमने एक आवेश प्लस का बनाया है, एक आवेश माइनस का बनाया है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश है, विपरीत आवेश है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन आकर्षित केवल जब करेंगे जब ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, एक निश्चित दूरी पर रखे हों, तभी ये एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे। तो इनके बीच की दूरी लिखना जरूरी है, जो कि हम कैसे मानते हैं, तो इनके बीच की दूरी मानने के लिए पहले
हम इनके बीच में एक केंद्र मानते हैं ओ। क्या मान लिया? मध्य बिंदु ओ या फिर केंद्र ओ। और इस केंद्र ओ से लेफ्ट साइड की जो दूरी होती है वो स्मॉल आर, और इस साइड की जो दूरी है वो स्मॉल एल, और टोटल मिला के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2l। जो वैद्युत द्विध्रुव है आपका, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, उसकी दूरी को हमने दो आधे आधे भागों में माना है। एक साइड के आधे भाग की दूरी स्मॉल एल, दूसरे साइड के आधे भाग की दूरी स्मॉल एल, कुल मिला के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो गई है। यानी दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने आधा आधा करके क्यों मानते हैं, एल एल करके क्यों मानते हैं, पूरा एक ही बार में एल क्यों नहीं मान लेते? तो इसके पीछे हमने आपको वजह बताई थी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इस वैद्युत द्विध्रुव की आधी दूरी की ही जरूरत पड़ती है, पूरी दूरी की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए हमने इस वैद्युत द्विध्रुव की इस साइड की आधी दूरी एल और इस साइड की आधी दूरी एल और पूरी दूरी मिलाकर के 2l मानी। इस वैद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू जहां जिस बिंदु पर रखा उस बिंदु को नाम दे दिया हमने ए, और माइनस क्यू जिस बिंदु पर रखा उस बिंदु को नाम दे दिया हमने बी। ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसको अपन फर्स्ट चैप्टर में ही बनाना सीख चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हमने आपको बड़े आराम से एक बार और सिखा दिया है। ये बनता है वैद्युत द्विध्रुव। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है बेटा, अक्षीय स्थिति मतलब कि अक्ष की स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष की स्थिति। कैसे? आप जानते हैं दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। कितने अक्ष होते हैं? दो, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। आपका वैद्युत द्विध्रुव कौन से वाले अक्ष पर बना है? एक्स अक्ष पर बना है, ऐसे में बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, एक्स अक्ष पर बना है। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर अगर ऐसे आगे की ओर ऐसे कोई लाइन खींचे तो ये लाइन इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि आपका वैद्युत द्विध्रुव ऐसे में बना हुआ है, एक्स अक्ष पर बना हुआ है, और हम लाइन को भी किस अक्ष पे खींच रहे हैं? एक्स अक्ष में ही खींच रहे हैं। तो इसलिए ये लाइन वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लाइन मानी जाएगी, चाहे आप लाइन को इस साइड खींच लो, चाहे आप लाइन को इस साइड खींच लो। अब इस लाइन पर, इस अक्ष की लाइन पर हम कोई बिंदु मान ले अपना, ये हमने मान लिया बिंदु P। क्यों माना है? इस बिंदु पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। किसके कारण? इस वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने बिंदु P को माना है। कहां पर माना है? इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर माना है। और जब ये बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है तो इस बिंदु P की स्थिति को अपन कौन सी स्थिति कहेंगे? अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति कहेंगे? अक्षीय स्थिति। जब हमारी बिंदु P किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो, उसी के अक्ष पर है एक्स वाले पर, तो अक्ष पर हो, तब इस बिंदु P की स्थिति को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बिंदु P पर हम वैद्युत विभव का मान तो ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वैद्युत विभव को बनाता कौन है? तो आपको पता है वैद्युत विभव को बनाता कौन है? आवेश बनाता है। कौन बनाता है वैद्युत विभव को? आवेश। लेकिन यहाँ पर तो दो दो आवेश उपस्थित हैं, एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और दूसरा माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। इसका मतलब क्या दोनों आवेश बिंदु P पर वैद्युत विभव को बनाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है, दोनों आवेश बिंदु P पर वैद्युत विभव को बनाएंगे। प्लस क्यू आवेश अपना विभव बनाएगा बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश अपना विभव बनाएगा बिंदु P पर, और हम पहले दोनों का अलग अलग विभव निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश ने कितना विभव बनाया, माइनस क्यू आवेश ने कितना विभव बनाया।
और उसके बाद दोनों के विभव को अपन जोड़ देंगे तो बिंदु P पर कुल विभव का मान पता चल जाएगा कि दोनों ने मिलकर के कुल कितना विभव बनाया है। इसके लिए सबसे पहले हमें इस वैद्युत द्विध्रुव से, जिस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी पता होना चाहिए। तो हमने मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है या मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर है बिंदु P। बिंदु P की दूरी कितनी है? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर है बिंदु P। हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हम जब वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी लेंगे तो कहां से लेंगे? उसके केंद्र से लेंगे। कोई भी दूरी केंद्र से लेना चाहिए। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र या मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर मान लिया कि बिंदु P है, जिस पर हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब ये हमारा डायग्राम तो बनके रेडी हो गया। पहले हमें इस डायग्राम के बारे में लिखना आना चाहिए जैसा हमने इस डायग्राम को बनाया है। कैसा? सबसे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव को बनाया AB को, जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके आधे हिस्से की लंबाई L, बचे हुए आधे हिस्से की लंबाई L और कुल मिला के पूरी लंबाई है 2L। इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु हमने मानी है P। अक्ष पर ही क्यों मानी है? क्योंकि हमें अच्छी स्थिति में विभव निकालना है, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक हमने बिंदु मानी है P। इस बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी है? r मीटर की दूरी पर ये बिंदु P है, जिस पर हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो अब इसके बारे में जब हम इसे लैंग्वेज की में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माना कि A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। कितनी है वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई? 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में या अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो लिखें सब बच्चे, आंसर में लिखना बेटा फटाफट। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। इनके बीच की दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर
स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, ये बना स्मॉल आर, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देख लिया। अब आप लोग केवल बोर्ड पर देखेंगे, और जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो तो लैंग्वेज देखकर ही समझ होंगे सर, एक एक लाइन एक एक शब्द वही है जो फर्स्ट चैप्टर में लिखा था, क्योंकि डायग्राम भी तो वही है जो फर्स्ट चैप्टर में बनाया गया था, है ना। हाँ, एक चीज और, हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को उल्टा क्यों बनाया है, वैसे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था आपको, फिर भी यहाँ फिर से बता देते हैं। आप देख रहे हैं हमने बिंदु बी को पहले लिखा है, ए को बाद में, माइनस क्यू आवेश पहले लिया है, प्लस क्यू आवेश बाद में। हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को उल्टा क्यों बनाया है, तो हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को उल्टा इसलिए बनाया है कि ये जो हमारा बिंदु P है वो प्लस क्यू वाले आवेश के क्षेत्र में ज्यादा रह सके। हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को उल्टा बनाया, तभी आपका प्लस क्यू आवेश इस साइड आया, और तभी आपका बिंदु P प्लस क्यू आवेश के क्षेत्र में ज्यादा रहेगा, या आपका बिंदु P प्लस क्यू आवेश की साइड है, इसलिए आपका आंसर प्लस में आएगा। अगर आप इस वैद्युत द्विध्रुव को सीधा बना दें और प्लस क्यू आवेश यहाँ लिख दें और इस माइनस क्यू आवेश को इधर लिख देते, बिंदु ए इधर पहुंच जाता, बी इधर आ जाता, प्लस क्यू आवेश आगे आ जाता, माइनस क्यू पीछे आ जाता, सीधा बना देते, तो फिर आपका बिंदु P माइनस क्यू आवेश के क्षेत्र में ज्यादा होता, जिससे आपका जो फाइनल आंसर आता वो माइनस में आ जाता। इसलिए उस माइनस वाले आंसर से बचने के लिए हमने वैद्युत द्विध्रुव को उल्टा बनाया है, जिससे बिंदु P आपका प्लस क्यू आवेश की ओर रह सके। ठीक, अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखो, हमें बिंदु P पर विभव निकालना है, और आप जानते हैं विभव को बनाता कौन है, आवेश। तो प्लस क्यू आवेश अपना विभव बनाएगा बिंदु P पर, और प्लस क्यू आवेश कहां पर रखा है, बिंदु A पर रखा है, यानी कि हमें बिंदु A से लेकर के P तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी इसका विभव निकालने के लिए। प्लस क्यू आवेश जब अपना बिंदु P पर विभव बनाएगा, जब हम उसका विभव का मान ज्ञात करेंगे तो हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी, कहां से, प्लस क्यू आवेश से P तक की, और प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है, A पर, यानी कि हमें सीधा सीधा A से लेकर के P तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम उस दूरी को पहले ही निकाल लें। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम A से P तक की दूरी निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, A से P तक की दूरी हमारे डायग्राम में यहाँ कहीं भी नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, लेकिन O से लेकर के P तक की दूरी तो लिखी है। O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है, R। तो पहले हम लिखेंगे OP, और इसमें से माइनस कर देंगे O से लेकर के A तक की दूरी को। हमारे पास O से P तक की पूरी दूरी है OP, इसमें से हम माइनस कर देंगे O से A तक की दूरी को, यानी कि OA को हम माइनस कर देंगे। तो ये वाली अपने आप बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, बिल्कुल बच जाएगी। हमें A से P तक की दूरी चाहिए जो कि नहीं है, लेकिन O से P तक की पूरी दूरी है R, इस OP को हमने लिख लिया, और इस OP पूरी दूरी में से इस साइड की दूरी को माइनस कर दो, O से A वाली दूरी को माइनस कर दो, तो ये वाली अपने आप बच जाएगी। कैसे, देखें जरा, AP इज इक्वल टू O से P तक की पूरी दूरी कितनी है, R, माइनस किसको किया है, O से A तक की दूरी को, यानी कि L को माइनस कर दिया है,
तो एपी अपने आप बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? बिल्कुल बच जाएगी। इसी तरह से जब माइनस क्यू आवेश बिंदु पी पर अपना विभव बनाएगा तो हमें माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। और माइनस क्यू आवेश कहां पर रखा है? बिंदु बी पर रखा है, यानी हमें बी से लेकर के पी तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे हम बीपी की दूरी को? तो हम यहाँ लिखेंगे बीपी इज इक्वल टू, कैसे? बी से पी तक की पूरी दूरी तो एक बार में हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले बी से ओ तक की दूरी ले लेंगे, कितनी है? एल, लिख लिया बी ओ। उसमें प्लस कर देंगे हम ओ से लेकर के पी तक की दूरी को, जो कि कितनी है? आर। तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा? बी से लेकर के पी तक की पूरी दूरी बन जाएगी। हमें क्या जरूरत थी? हमें बी से लेकर के पी तक की दूरी की जरूरत थी, बी से लेकर के पी तक की दूरी की जरूरत थी, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या किया? पहले बी से ओ तक की दूरी ले ली, बीओ, उसी में प्लस कर दिया ओ से पी तक की दूरी को, जो कि आर है, उस ओपी को प्लस कर दिया। अब क्या हो जाएगा? बीपी इज इक्वल टू, बी से ओ तक की दूरी कितनी है? एल, प्लस ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर, यानी कि एल प्लस आर हो जाएगी आपकी बीपी की दूरी। बिल्कुल हो जाएगी। हमारे पीयूष भाई साहब की नींद खुल चुकी है, वो क्लास के अंदर एंट्री कर चुके हैं बिना नहाए धोए। एल प्लस आर आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस एल। एल प्लस आर या आर प्लस एल, बात तो एक ही है ना। आर प्लस एल इसलिए लिख दिया क्योंकि ऊपर आर माइनस एल था, तो ये आर प्लस एल एक जैसा हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए। नहीं तो ऐसा भी लिखा रहे तो बात एक ही है। हमने दोनों दूरियां निकाल ली कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी ए पी वाली इतनी है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी यानी कि बीपी वाली दूरी इतनी है। अब सीधा काम की बात पे आ जाते हैं कि प्लस क्यू आवेश बिंदु पी पर अपना कितना विभव बनाएगा, जो कि प्लस का होगा, और माइनस क्यू आवेश बिंदु पी पर अपना कितना विभव बनाएगा, जो कि माइनस का होगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कैसे? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, विभव का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है विभव का फॉर्मूला? आप लोग सीख चुके हैं और कल इस पर आप न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। विभव का फॉर्मूला होता है बेटा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। अब क्या हो जाएगा? आपको पता है बिंदु P पर दो विभव बनेंगे, एक प्लस क्यू आवेश अपना विभव बनाएगा जो कि प्लस का बनेगा, और एक माइनस क्यू आवेश अपना विभव बनाएगा जो कि माइनस का बनेगा। तो प्लस क्यू आवेश जिस विभव को बना रहा है उस विभव को अपन मान लेते हैं V1, और जब माइनस क्यू आवेश अपना विभव बनाएगा बिंदु P पर तो उसे अपन क्या मान लेंगे? V2 मान लेंगे। तो हमने V की जगह लिख दिया V1। 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, वो तो वैसा की वैसा रहेगा, और Q की जगह कौन आ जाएगा? Q की जगह आपका आवेश आ जाएगा प्लस Q, क्योंकि कौन सा आवेश विभव को बना रहा है? प्लस Q बना रहा है, इसलिए Q की जगह आ गया प्लस Q। अब R का मतलब होता है दूरी, तो कहां से कहां तक की दूरी आएगी? तो साफ साफ लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो प्लस क्यू आवेश से लेकर के बिंदु P तक की दूरी आएगी। और प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है बिंदु A पर, यानी कि A से लेकर के P तक की दूरी आएगी, मतलब कितनी आएगी? AP आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? AP लिखेंगे, सही है। अब क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q अपॉन AP की वैल्यू कितनी है? AP की वैल्यू है R माइनस L, हम पहले निकाल चुके हैं, तो अपन AP की जगह लिख देंगे R माइनस L, ये प्लस Q लिखा है, प्लस Q, ठीक है। एक विभव हमारा आ चुका है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव बनेगा वो इतना बनेगा, बात खत्म। अब इसी तरह से हम देखेंगे
कि माइनस क्यू आवेश के कारण कितना विभव बनेगा बिंदु P पर। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव कितना बनेगा। तो फिर से विभव का फॉर्मूला लगाएंगे। हालांकि ये फॉर्मूला वैसे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं होती, पर आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो इसलिए हम आपको दिखा देते हैं। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। इस फॉर्मूले को अपन 3-4 दिन पहले ही पढ़ चुके हैं विभव के फॉर्मूले को। अब हमने विभव का फॉर्मूला लिख लिया, अब क्या हो जाएगा इसमें बेटा, तो अब हम देखेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे। तो माइनस क्यू जिस विभव को बना रहा है उसको अपन क्या मान लेंगे, V2, क्योंकि प्लस वाले का विभव V1 माना था। अब क्या हो जाएगा 1/4πε0। क्यू की जगह कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम माइनस क्यू का विभव निकाल रहे हैं। आर की जगह क्या आएगी, दूरी आएगी, और कहां से कहां तक की दूरी आएगी, तो साफ साफ लिखा है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यानी कि माइनस क्यू से लेकर के बिंदु P तक की दूरी आएगी। और माइनस क्यू कहां पर रखा है, B पर, यानी B से लेकर के P तक की दूरी आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R की जगह BP लिखेंगे। और हम बहुत होशियार हैं, BP की वैल्यू अपन लोगों ने पहले ही निकाल ली है। 1/4πε0 माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, R प्लस एल। तो अपॉन में आ जाएगा R प्लस एल। ये दोनों विभव हमने निकाल लिए कि प्लस क्यू आवेश अपना इतना विभव बनाएगा और माइनस क्यू आवेश अपना इतना विभव बनाएगा। लेकिन करना क्या है, हमें बिंदु P पर कुल विभव का मान ज्ञात करके दिखाना है कि बिंदु P पर कुल विभव कितना बन रहा होगा। तो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ देखो हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। अब सब बच्चे समझ गए होंगे कि कुल विभव कैसे निकालेंगे। अगर हमें बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ऐसे निकालेंगे कुल विभव। जो दोनों अलग अलग विभव है उन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। ऐसे निकालेंगे ना। राज भाई साहब ज्यादा होशियार ना बने, आने जाने की कोशिश ना करें, शांति से क्लास को देखें। अब क्या हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R माइनस L। क्या कर दिया, V1 की जगह हमने यहां से V1 की वैल्यू को लिख दिया, ठीक। अब प्लस की जगह प्लस लगाओ, V2 की जगह V2 की वैल्यू रखो, कितनी है 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L। यही है, क्या कर दिया, V1 की जगह पर हमने यहाँ से V1 की वैल्यू लिख दी और V2 की जगह पर हमने यहाँ से V2 की वैल्यू को लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0। Q में अगर हम प्लस ना लगाएं तब भी वो प्लस का ही माना जाएगा, अपॉन में R माइनस L। अब देखो ये वाला प्लस और Q का ये वाला माइनस, दोनों कैसे हैं, इनटू में है। तो इस प्लस का और इस माइनस का जब इनटू होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन ब्रैकेट में R प्लस L। सही चल रहा है। अब क्या हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू, अब कॉमन ले लो, 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है। हमने कॉमन ले लिया
1/4π0 को। अब आप जानते हैं, कि Q यहाँ पर भी है इसमें ऊपर और Q यहाँ पर भी है इसमें, तो Q को भी कॉमन ले लो। खुशी हम आपकी प्रॉब्लम अभी सुनेंगे बेटा, चिंता ना करें, या आप रिज्वाइन कर लो एक बार। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमने 1/4π0 को यहाँ से और 1/4π0 को यहाँ से कॉमन ले लिया। Q दोनों में था, Q भी कॉमन ले लिया। अब इस हिस्से में क्या बचेगा, इस हिस्से में ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा Q की जगह पे, क्योंकि Q तो बाहर चला गया। और नीचे क्या बचेगा, R माइनस L, यही तो बचेगा। 1/4π0 बाहर, ऊपर से हमने Q को भी बाहर ले लिया है, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या बचेगा, R माइनस L। सही लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 1/4π0 भी इसका बाहर निकल गया है, इसका Q भी बाहर निकल गया है, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा R प्लस L। सही है। अब अपन क्या करेंगे इसके बाद, V इज इक्वल टू 1/4π0 इंटू Q, ये हमारा बचा हुआ है। इसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, देखो, इधर का मल्टीप्लाई इधर, यानी R प्लस L का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, जो कि होगा R प्लस L, और R माइनस L का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 में, बीच में माइनस तो आएगा, R माइनस L का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, R माइनस L, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि R माइनस L इंटू R प्लस L। क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। सही चल रहा है। अब क्या हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू 1/4π0, Q की जगह Q। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे इनकी। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, ध्यान से देखना। ये लिखा है R प्लस L, हमने लिख लिया। माइनस को अंदर भेजो, ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही माइनस R के पास जाएगा तो R माइनस का हो जाएगा, और जैसे ही माइनस L के पास जाएगा तो L हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और L की जगह पर L। सही है। तो ये तो हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट खोल लिया, और नीचे आप देखेंगे फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, A माइनस V इंटू A प्लस B, दिख रहा है, R माइनस L इंटू R प्लस L। किसका फॉर्मूला बन रहा है, 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। A माइनस V इंटू A प्लस B फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर लिखा है R माइनस L इंटू R प्लस L, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कैसे बना, A माइनस B इंटू A प्लस B के फॉर्मूले से बना, ये हमने लिखा हुआ है साइड से। अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ये वाले R से ये वाला R कट जाएगा, क्योंकि एक R प्लस का एक R माइनस का है। अब V इज इक्वल टू 1/4π0, Q की जगह Q। अब L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, L प्लस L 2L, अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4π0। इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो Q कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर जाकर के हो जाएगा 2QL, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है उन बच्चों को ये मालूम होगा कि 2QL किसका फॉर्मूला होता है। आपको नहीं पता हो तो हम साइड से लिख देते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2QL, पढ़ा है सभी ने। तो हम 2QL की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2QL की जगह पर हम लिख सकते हैं P। V इज इक्वल टू 1/4π0, 2QL की जगह P,
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले तो यहां हम देखेंगे कि आर की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है किससे, एल से। कैसे, आप देखें, बिंदु ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर मीटर है, दिख रही है आपको, इतनी बड़ी है। और एल की वैल्यू कितनी है, बिंदु ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी है वो कितनी है, एल है। तो आप देख रहे हैं, वैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है और एल की वैल्यू कम है, डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन हम इसे एक्चुअल तरीके से इस डायग्राम में यहाँ नहीं देख सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इन वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है। हकीकत में कोई वैद्युत द्विध्रुव एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव बिंदु आकार का होता है। इस बार के टेस्ट में भी पूछा था हमने, पर आप लोगों ने दिया ही नहीं टेस्ट, तो कैसे पता होगा। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का कि एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है, बिंदु आकार का। जब वैद्युत द्विध्रुव ही बहुत छोटा है, बिंदु आकार का है, तो उसकी जो आधे हिस्से की दूरी होगी एल, वो तो और भी कम होगी, बहुत छोटी होगी। तो हकीकत में प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें जो अंतर है कि जो दूरी आर है और जो दूरी एल है, इनमें बहुत अंतर होता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो सपोज दैट आर की वैल्यू है 1000, कितनी है, 1000, तो एल की वैल्यू होगी लगभग 0.1, इतना अंतर होता है। आर की वैल्यू 1000 तो एल की वैल्यू कितनी, 0.1, यानी आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वैसे हमें दिख भी रही है, और एल की वैल्यू बहुत कम होती है, इतनी कम कि 1000 के सामने 0.1। अब यहाँ तक तो ठीक है कि आर की वैल्यू एल की वैल्यू आर के सामने बहुत कम है, इसलिए हमें लिखा है आर इज ग्रेटर देन एल, यानी कि आर की वैल्यू एल से बहुत बहुत ज्यादा है और एल की वैल्यू बहुत कम है। अब एल की वैल्यू बहुत कम है, ये तो ठीक है, यहाँ तक बात तो ठीक है। अब आप इसके आगे देखना कि अगर कहीं एल स्क्वायर लिखा हो तो उसका क्या होगा। तो वैसे तो स्क्वायर लगाने पर किसी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन ये वैल्यू पॉइंट में है, इसलिए वैल्यू स्क्वायर लगाने के बाद उल्टा कम हो जाएगी। कैसे, ध्यान से देखो, एल की वैल्यू 0.1 है तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 का स्क्वायर, और 0.1 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.01। अब आप देखें कि एल की वैल्यू 0.1 है और एल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.01, तो एल स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो गई कि नहीं, एल से और ज्यादा छोटी हो गई, क्योंकि 0.01 आ रही है। तो एल की वैल्यू तो फिर भी ठीक ठाक थी कि आर के सामने कम है, लेकिन एल स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत कम है, 0.01, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू लगभग किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। एल स्क्वायर की वैल्यू आर के सामने लगभग 0 के बराबर होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे। क्या कर देंगे, एल स्क्वायर की उपेक्षा। उपेक्षा करने का मतलब होता है कि हमने इसको 0 मान लिया है ना। हम यहाँ लिख रहे हैं एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, इसका मतलब है कि हमने एल स्क्वायर को क्या कर लिया है, 0 मान लिया है। क्यों मान लिया है 0, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, अब देखो इसके आगे, अब क्या हो जाएगा, तो अब आप जानते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी की जगह पर p अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर की जगह पर कौन आ जाएगा, 0, क्योंकि एल स्क्वायर की हमने क्या कर दी, उपेक्षा कर दी, मतलब कि उसे 0 मान लिया है, तो एल स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 0। अब क्या बचेगा, इधर लिख देते हैं, एक लाइन का बचा हुआ है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p की जगह पर p और अपॉन में कौन बचेगा, अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर में से अगर 0 जाएगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा, तो क्या बचेगा अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर, और इसे अपन ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इस तरह से बंद करेंगे, बहुत मेहनत से आया है, कहीं निकल के ना भाग जाए। और बाहर इसका मात्रक लिखेंगे बोल्ट,
क्या होता है विभव का एसआई मात्रक? वोल्ट। और इसके नीचे लिखेंगे यह अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक है, जो कि हमें ज्ञात करना थी, है ना।